एक के बाद एक देश किस तरीके से गजा और फिलिस्तीनियों के लिए अपने दरवाजे खोल रहे हैं, उसने गजा में जश्न का माहौल पैदा कर दिया है। बड़ी बड़ी मशीनें पहुंच रही हैं, सोना, पैसा, ये तमाम चीजें वहां पहुंचाई जा रही हैं। यही नहीं, आज आपको दिखाऊंगा इजराइल में मातम क्यों है, गजा में जश्न क्यों है, क्यों समीकरण बदल गए हैं। इन सब के बीच एक और बड़ी घटना ने फिर से इजराइल की मुसीबत बढ़ाई है और एक और मोर्चा खुल गया है। यानी इजराइल की एक गलती कैसे उस पर भारी पड़ने जा रही है, क्योंकि अब तक उसी देश की सरकार की बदौलत इजराइल उस देश को दहलाता रहा, लेकिन अब कह दिया गया 1 साल तक हम चुप रहे, अब बख्शने वाले नहीं है। यानी इजराइल पर एक बड़ी मुसीबत टूटेगी, तो वहीं गजा की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। कैसे, क्या, कहां कहां क्या हुआ, सब चीज दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये देखिए, एक तस्वीर निकलकर सामने आई, एक वीडियो पहले ही देखिए। ये लंबी कतार आप देख रहे होंगे, ट्रकों की लंबी कतार है, बड़ी बड़ी मशीनरीज पहुंच रही हैं। ये खाने पीने का सामान तो अलग चीज है, ये बड़ी बड़ी मशीनें वहां पर पहुंचाई जा रही हैं। कौन सा वो देश है वो पहुंचा रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूं। इसमें बताया सऊदी अरब ने फिलिस्तीन में कंस्ट्रक्शन के काम के लिए भेजे गिट्टी मिलाने के टैंक। खास बात यह है कि पूरे गजा को जिस तरीके से मलबे में तब्दील किया गया, ऐसे में गजा के लिए अलग अलग देशों ने हैवी इक्विपमेंट्स भेजे। तुर्की की तरफ से भी ऐसे इक्विपमेंट्स आने जा रहे थे, लेकिन आखिरकार इजराइल ने मना किया। लेकिन खबर यह है कि तुर्की फिर भी नहीं मान रहा है। उसने कहा हम तो भेजेंगे, क्योंकि फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले में हम भी देश शामिल हैं। बड़ी तेज रफ्तार से अभी तक खबर आई थी कि 1 दशक यानी तकरीबन 10 से 15 साल लग जाएंगे गजा को पटरी पर आने के लिए। लेकिन अब खबर है जिस तेज रफ्तार से वहां पर अलग अलग हिस्सों में ये बुलडोजर्स, बड़ी बड़ी मशीनें, उसके बाद सामान भेजे जा रहे हैं, 1.5 साल के भीतर गजा वैसा ही होगा जैसे था। ये खुल्लम खुल्ला खेल शुरू हो चुका है। वहीं डिमांड ये भी उठ रही है कि अगर रूस से आप कहते हैं कि रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाई, यूक्रेन को बर्बाद किया, तो रूस उसकी कीमत चुकाए। तो ये कीमत इजराइल क्यों नहीं चुकाता जब गजा में उसने किया? इसकी भी तो कीमत गजा को इजराइल को चुकानी होगी, ये एक सवाल उठता। लेकिन इन सब के बीच अलग अलग देशों से इस तरह से मदद वहां पर पहुंच रही है। एक और वीडियो देखिए, ये भी देखिए। ये जितने भी बुलडोजर आप खड़े हुए देख रहे हैं, ये सारे के सारे गजा में डिप्लॉयड किए गए। भारी तादाद में ये मशीनें अलग अलग जगह से पहुंच रही हैं। सबसे पहला काम इजराइल के अंदर रास्तों को साफ करना, मलबों को हटाना, दहशत भरी जो चीजें हैं वहां पर, जिस तरह की तस्वीरें हैं, उन्हें थोड़ा क्लियर करना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, और कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज रफ्तार से गजा के अंदर शुरू हो रहा है। अच्छा, इजराइल क्यों सकते में है? क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच जब संघर्ष हुआ, बरशेवा, यरूशलेम, तेल अवीव और कई जो जगह, इलात, ये इनके ऐसे शहर बर्बाद हो गए। हाइफा तो पूरी तरह से बर्बाद ही कर दिया था। पोर्ट खत्म हो गया था, ऑयल रिफाइनरी खत्म हो गई थी। ऑयल रिफाइनरी को कम से कम 1.5 साल लगेगा दोबारा शुरू होने में। लेकिन किसी भी देश ने इस तरीके से भर भर कर वहां पर सहायता नहीं भेजी। अकेला ऐसा गजा है, फिलिस्तीन है, जिसके लिए न केवल मदद आ रही है, बल्कि भारी तादाद में वहां पर वर्कर्स भी भेजे जा रहे हैं, जिससे गजा को अगले 1.5 साल के भीतर वैसा ही कर दिया जाए जैसा 2023 7 अक्टूबर में को था वो। उसके बाद वैसा ही करके फिर उसको नए सिरे से नया रूप देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल हर एक देश की नजर इसी पर टिकी है कि कैसे भी करके जल्द से जल्द इसे दुरुस्त किया जाए। अमेरिका, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं, ऐसे में वो पीछे नहीं हट सकते। अब जो मदद वहां पर पहुंच रही है, इजराइल उसे रोकने की कोशिश में जुटा है। लेकिन कई ऐसे देश हैं जिनके खिलाफ इजराइल बोल नहीं सकता, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें अब कतर भी शामिल है। ये वो देश हैं। खैर, इन सब के इतर एक और खबर देखिए। ये एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है हिजबुल्लाह की तरफ से। हमने आपको दिखाया कि दक्षिणी लेबनान में ताबड़तोड़ हमले हुए उस एक सुनवाई के बाद, जहां पर कोर्ट सख्त नजर आ रहा था नेतन्याहू को लेकर। ये सब जानते हैं कि गजा में जो कुछ किया गया, अब आईडीएफ डायरेक्ट वहां पर कुछ करने से बचेगा। जबकि हाल ही में बस पर हमला किया, लेकिन आईडीएफ उसमें भूमिका लेने की, उसमें जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में वहां के मिलिटेंट ग्रुप पर यह डाली जा रही है। जो खबर है कि आईडीएफ जो है उसने, इजराइल जो है उसने एक मिलिटेंट ग्रुप गजा के अंदर खड़ा कर दिया है हमास के खिलाफ, यानी गजा को तोड़ने की तैयारी, और वही लोग मासूम नागरिकों पर हमला कर रहे हैं। खैर, इन सब के तर जो खबर निकल कर आई कि जब नेतन्याहू को सुनवाई के लिए बुलाया गया तो करहा उठे, वहीं कोर्ट में चिल्लाने लगे कि मैं तो बीमार हूं, मैं तो बीमार हूं, मैं तो बीमार हूं, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। वो बात अलग है, पूरी दुनिया में घूमे।
जैसे ही वहां से निकल कर आए फौरन ही दक्षिणी लेबनान पर बड़ा भीषण हमला हुआ था। यह बात इजराइल को भी पता है। जब हमला होगा तो लेबनान सरकार के लाख मना करने के बावजूद भी हिजबुल्लाह मानेगा नहीं। दरअसल अगर जो लोग ये सोचते हैं कि इजराइल की रक्षा करने के लिए नेतन्याहू है, नहीं, वो अपनी कुर्सी और अपने परिवार को संभाल रहे हैं। अगर हर तरफ से शांति होगी तो वो और उनके लाडले दोनों जेल की सलाखों के पीछे होंगे और इसी से बचने के लिए लगातार दूसरे देश से भी संघर्ष किया जा रहा है। खबर क्या है, हिजबुल्लाह के फाइटर्स दोबारा से सबके सामने आए हैं। उनके पास बेहद अत्याधुनिक हथियार नजर आए और हमास के जीतने के बाद अब हथियार उठाए हैं हिजबुल्लाह ने कि हम भी एक बार बड़ा भीषण हमला अब इजराइल पर करेंगे। दरअसल जिस तरह से लेबनान पर हमला हो रहा है, हिजबुल्लाह ने दबाव डाला था लेबनान की सरकार पर। लेबनान की तरफ से सरकार जो अमेरिका परस्त बताई जा रही है, उसने ये कहा कि हिजबुल्लाह हथियार छोड़े। उन्होंने कहा हम तो हथियार छोड़ देंगे, लेकिन हमारे हथियार छोड़ने से पहले क्या इजराइल से आप अपने देश को बचा पाएंगे, जो रोजाना बेरूत में कभी कहीं कभी किसी जगह वो हमला करके हमारे देश को दहला रहा है। रोजाना कोई ना कोई हमला। अब तो ताजा वाला हमले के बाद तो हिजबुल्लाह गुस्से में आ गया और उसने दोबारा नए हथियारों के साथ, अत्याधुनिक हथियारों के साथ सबके सामने आया है। इन सब के बीच ये वाला जो शिप आप देख रहे हैं ना, ये शिप उड़ गया। जी हां, एक बड़ा धमाका हुआ, शिप में धमाका हुआ और ये इसको लेकर बताया गया रेड सी में धमाका हुआ है। लेकिन ये कोई पश्चिमी देशों का या फिर इजराइल परस्त देश का या इजराइल का शिप नहीं है, बल्कि ये ईरान का एलएनजी बताया गया। MV फाल्कन है जो ईरानियन LNG को यमन लेकर जा रहा था। ईरान के LNG को लेकर यमन पहुंच रहा था। अचानक से बताया गया कि रेड सी पर इसमें हमला हुआ, यानी कि इसके फौरन बाद ही हूती लड़ाके और ईरान दोनों सक्रिय हो गए। यह हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब मिडिल ईस्ट में इजराइल और गजा के बीच शांति देखी जा रही थी और तभी अचानक से ईरान के LNG शिप पर हमला कर दिया जाता है। आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत, चीन इनको धमका रहे हैं कि रूस से आप तेल नहीं खरीदेंगे। ट्रंप ने भारत की तरफ से मंजूरी दिए बिना ही अपनी तरफ से ऐलान कर दिया कि हम तो कह रहे हैं कि भारत ने कह दिया, नरेंद्र मोदी साहब ने कह दिया है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, जबकि कोई आधिकारिक बयान भारत की तरफ से ऐसा जारी नहीं किया गया है। फिर भी अब ऐसे में फंसा हुआ अमेरिका क्या कर रहा है, अब आप समझिए। इस पर हमला करने का मतलब है एक नया मोर्चा खोलना, और क्या वो मोर्चा खुल गया है? क्यों? क्योंकि इसके फौरन बाद एक खबर आई, हूती लड़ाकों ने यमन में 53 UN स्टाफ को डिटेन कर लिया है। इन पर आरोप क्या लगाया गया? इनके घर पर रेड्स मारी, कॉन्फिस्केटेड किया, उनके मोबाइल जब्त कर लिए। और उसके बाद क्या हुआ? मलिक अल हूती ने क्लेम किया, जो हूती के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका के ये कर्मचारी, अधिकारी, ये सारे के सारे एक जासूस के तौर पर काम कर रहे थे यमन के अंदर, इजराइल और अमेरिका के लिए। इस हमले के फौरन बाद ये 53 संयुक्त राष्ट्र के काम करने वाले सदस्यों की गिरफ्तारी ने हड़कंप मचा दिया है। एक नया मोर्चा खुला हुआ है लेबनान के साथ भी और खुला हुआ है यमन के साथ भी। लेकिन इन सब के बीच इजराइल इधर उलझा रहेगा, गजा तरक्की कर रहा है। नमस्कार।